मुझे सिविल सर्विसेज की परीक्षा देनी है तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो चाहते थे कि मेरा विवाह हो जाए और उन्होंने लड़कों को देखना भी शुरू कर दिया था। कि ये 93 की बात है, 93 की बात है, शाम का समय था जब मेरे माता पिता ने मुझे वो 1 साल का जीवन दिया था मैं कहूँगी। और जिस दिन उन्होंने 1 साल की मोहलत दी मुझे, उस दिन के बाद 365 दिन मैंने ना सूर्यास्त देखा ना सूर्योदय। मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ पर उस समय 24 घंटे में 5 घंटे बिजली रहती थी, लालटेन में ही पढ़ना पड़ता था। लेकिन एक अदम्य इच्छा थी कि हज़ार लोगों के जीवन में सार्थकता लाऊं, जीवन को छूं, और इसी वजह से मैंने बड़ी मेहनत की और ईश्वर की दया थी, सबका आशीर्वाद था कि आईएएस में आई। डिजिटल एम्पावरमेंट मतलब सोशल मीडिया ना बन के रह जाए। सोशल मीडिया की ज़रूरत है, मना नहीं है, सोशल मीडिया बहुत अच्छा एलिमेंट है, लेकिन उसका दुरुपयोग होता है, ये बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है पुरस्कार के साथ साथ दंड होना चाहिए। मैम इसीलिए शायद आपको आईएएस में एंग्री वुमेन भी कहा जाता है। तो ये जो रास्ते में जो राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 100 पैसा भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है और 85 रह जाता है, तो वो अब नहीं होता है। अभी भी मैं कहूँगी, मैं महिला हूँ, मैं जानती हूँ अभी भी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य दुबे और आप देख रहे हैं द स्टूडेंट। आज हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जिसने 3 दशकों से ज़्यादा तक इस देश की सेवा करी है। 2 दशकों तक एज एन आईएएस ऑफिसर और उसके बाद एक ट्रांजिशनल चेंज लेते हुए एज अ पॉलिटिशियन। स्वागत करते हैं हमारी आज की मुख्य अतिथि अपराजिता स्वरंगी मैम। मैम भुवनेश्वर से सांसद हैं। मैम स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म में। बहुत धन्यवाद। मैम सबसे पहले तो एक हमारे लिए इंस्पिरेशन की बात है कि हम एक आईएएस ऑफिसर एंड उसके बाद एक पॉलिटिशियन, जिसमें दोनों का एक मिला जुला एक मिक्स कॉम्बिनेशन है, हम उनसे बात कर रहे हैं। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम। एंड मैम मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, मैम हर किसी की लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट ज़रूर होता है जो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ को चेंज कर देता है। मैम मैं आपके ऐसे इंसिडेंट के बारे में जानना चाहूँगा जहाँ पर आपको ये महसूस हुआ कि अब मुझे आईएएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर उसके बाद अगर आपने पॉलिटिक्स की राह चुनी तो आपको ऐसा लगा कि हाँ अब मुझे पॉलिटिक्स की जाननी चाहिए। बहुत लंबी कहानी है। मैं बिहार के भागलपुर में पढ़ी हूँ और जब मैं पढ़ती थी तो क्लास में, कक्षा में हमेशा अव्वल ही आती थी। बहुत विनम्रता के साथ ये बात कह रही हूँ कि किसी भी कक्षा में, किसी भी परीक्षा में मैं सेकंड नहीं हुई। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा करना है कि लोगों के साथ जुड़ के रहूं, और शुरू से मुझे लगता था कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले और अधिकतम लोगों के जीवन को मैं सकारात्मक तरीके से छू सकूं। मैं कहूँगी यह विद्यालय के समय से ही था। तो विद्यालय में भी मुझे नेतृत्व देने का सौभाग्य मिला। मैं कक्षा की मॉनिटर तो थी ही, उसके बाद जो स्कूल प्यूपिल लीडर थी, मतलब स्कूल की प्राइम मिनिस्टर जिसे आप बोलते हैं, वो भी इलेक्शन के द्वारा ही मेरा चयन हुआ था, बच्चियों ने किया था। तो कहीं ना कहीं एक हर जगह नेतृत्व लेने की इच्छा थी और लगता था कि अगर नेतृत्व लूँगी तो कुछ सकारात्मक काम आसपास के लोगों के लिए हो पाएगा, इसलिए नेतृत्व चाहती थी। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हम नेतृत्व क्यों चाहते हैं, हमें शक्ति क्यों चाहिए, हमें सामर्थ्य क्यों चाहिए। शक्ति सामर्थ्य की ज़रूरत है क्योंकि हम दूसरों के जीवन को छूना चाहते हैं, दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर कॉलेज में भी मैं स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट थी। महिला कॉलेज था, बड़ी छोटी जगह थी भागलपुर। मेरे माता और पिता दोनों शिक्षत्री थे, तो एक बड़ा ही अच्छा माहौल घर में था, पढ़ाई लिखाई का माहौल था। तो इच्छा हुई कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में आईएएस में जाकर लोगों के साथ जुड़ूं और लोगों के लिए काम करूं। सरकार की जो नीति है, सरकार की जो नियम है, सरकार के जो कार्यक्रम हैं, उसको लोगों तक पहुंचाऊं। तो इससे क्या होगा कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। बस इतनी ही सोच थी। और उसके बाद जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ भागलपुर यूनिवर्सिटी से, सुंदरवती महिला महाविद्यालय से, जहां मैं तो निश्चित तौर पर कहूँगी कि बहुत एक्सपोजर नहीं था। 1994 की बात है। सिविल सेवा की परीक्षा में मैं बैठी
ग्रेजुएशन के बाद ही, पोस्ट ग्रेजुएशन करने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि आकांक्षाएं और इच्छाएं इतनी थीं कि मुझे लगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं देर ना कर दे। तो मैं बैठी और ईश्वर की दया, सबका आशीर्वाद, पहली ही बार में आई गॉट इनटू IAS। आई क्वालिफाइड इन दी IAS इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। और उसके बाद उड़ीसा काडर मिला और उड़ीसा चली आई, और उसके बाद से सतत लोगों की सेवा करने का प्रयास किया, दिल से सेवा करने का प्रयास किया। और 24 सालों तक मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में राज्य सरकार उड़ीसा और भारत सरकार के साथ काम करती रही। आई वर्कड फॉर 24 years as an IAS officer in different capacities. And I must thank the state government as well as the central government for having given me very challenging assignments. I was district collector in 4 districts in Odisha, and then thereafter they made me the secretary of the school and higher education department, and of course I was also handling the rural development department. Then thereafter I came to Delhi, and here I was handling God's grace, everybody's goodness. They gave me the responsibility of implementing the largest anti-poverty program of the world, Manrega. I was joint secretary here, and thereafter in 2018, I decided to quit everything and come to politics. And I was extremely impressed with the way Prime Minister Modi has been working. And at that point of time, Prime Minister Modi must be, I express all my gratefulness to Prime Minister Modi. He gave me the opportunity of contesting election as an MP from Bhubaneswar, where I was the district collector, where I was the municipal commissioner of the Bhubaneswar Municipal Corporation. तो एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक, जब मैं यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी थी, संयुक्त सचिव थी, मनरेगा का कार्यान्वयन देख रही थी, तो उस समय कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं सीमाबद्ध होती जा रही हूँ। ये एक अजीब फीलिंग है। लग रहा था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा को जितना देना था दिया 24 वर्षों में, और जितना लेना था, जितना सीखना था सीखा। ऐसा लगा कि अब और कुछ देने लायक नहीं है। उसके बाद मुझे लगा कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले जहां मैं राष्ट्र निर्माण के कार्य कर सकूं, जहां मैं हज़ार हज़ार लोगों के जीवन को छू सकूं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में हम एक दायरे के अंदर काम करते हैं, और ऐसा भी लगा कि जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति न हो तब तक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन या बहुत बड़ा कार्य नहीं हो सकता है। मैंने देखा, 24 वर्षों तक देखा, तो मुझे लगा क्यों नहीं मैं राजनीति में आऊँ, ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा सामर्थ्य हो, और मैं हज़ार हज़ार लोगों के जीवन को छू सकूं और सेवा कर सकूं। तो सेवा की मनोवृत्ति को लेकर, विकास की मनोवृत्ति को लेकर मैं राजनीति में हूँ। मैम, जैसा कि आजकल देखा गया है कि जो हमारी जो यंगस्टर्स जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, उसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आपने एक बीइंग एन एस्पिरेंट, आप क्या उन लोगों को टिप्स देना चाहेंगी जिससे कि वो अपने लक्ष्य में, अगर वो लोग मान लीजिए IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको वो पूरी तरह से फुलफ़िल कर सकें? मैं कहूँगी तपस्या करनी होगी। मैं एक छोटी सी घटना बताती हूँ अपने जीवन की। मैं बहुत ही रूढ़िवादी परिवार से हूँ, मैं ब्राह्मण घर की लड़की हूँ। तो जब ग्रेजुएशन किया तो बड़ी इच्छा थी कि बड़ा काम करूं, सिविल सर्विसेज के लिए बैठूं, परीक्षा दूं। मेरे माता पिता, जैसा कि मैंने कहा, शिक्षक शिक्षयित्री थे। तो जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे MA नहीं करना है, मास्टर इन आर्ट्स नहीं करना है, मुझे सिविल सर्विसेज की परीक्षा देनी है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो चाहते थे कि मेरा विवाह हो जाए, और उन्होंने लड़कों को देखना भी शुरू कर दिया था। उनको लगता था कि ग्रेजुएशन हो गया, विवाह हो जाए। रूढ़िवादी परिवार, ब्राह्मण परिवार, मैं घर की बड़ी बेटी, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। या मैं 94-95 की बात कर रही हूँ। तो उस समय की परिस्थिति बड़ी अलग होती थी देश में। आजकल मैं देखती हूँ बच्चियों को, तो बड़ा अच्छा लगता है। बच्चियाँ जो हैं सो जो चाहती हैं करती हैं, लेकिन ऐसा उस समय नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो समय नहीं दिया जाएगा, ग्रेजुएशन हो गया, शादी कर लो, विवाह हो जाए, उसके बाद जो करना है करना। मुझे पता था कि अगर मैं विवाह कर लूँ तो हो सकता है जो सपने मैंने देखे हैं उस सपनों की पूर्ति ना हो पाए। देन आई रिक्वेस्टेड माई पेरेंट्स to just give me 1 year and not to get me married. And I must thank my parents. They were very kind to me. They allowed me 1 year. My mother was very
emphatic about it. My mother said, we would give you 1 year. If you do well and good, if you qualify well and good, otherwise we get you married. और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये 93 की बात है, 93 की बात है। शाम का समय था जब मेरे माता पिता ने मुझे वो 1 साल का जीवन दिया था, मैं कहूँगी। और जिस दिन उन्होंने 1 साल की मोहलत दी मुझे, उस दिन के बाद 365 दिन मैंने ना सूर्यास्त देखा ना सूर्योदय देखा। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है तपस्या की ज़रूरत है और अद्भुत इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की ज़रूरत है। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। योजनाबद्ध तरीके से कठिन परिश्रम करना पड़ता है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत है आज के दिन में, तो आज के माहौल में तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। तो मुझे लगता है कि अगर हमारा लक्ष्य बहुत सुदृढ़ है और हम जानते हैं कि हमें क्या जीवन में करना है, क्या पाना है, तो उस लक्ष्य के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। और वही मैंने किया। मैंने बड़ी मेहनत की। मैं अभी भी बहुत ही फिर विनम्रता के साथ कहूँगी कि बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की और योजनाबद्ध तरीके से पढ़ा। उसके बाद इतनी मेहनत की कि पहली बार जब मैं दिल्ली गई तो आईएएस की इंटरव्यू देने गए। मैं उसके पहले गई ही नहीं थी, मेरा एक्सपोजर ही नहीं था। मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ पर उस समय 24 घंटे में 5 घंटे बिजली रहती थी, लालटेन में ही पढ़ना पड़ता था। लेकिन एक अदम्य इच्छा थी कि हज़ार हज़ार लोगों के जीवन में सार्थकता लाऊं, जीवन को छूं, और इसी वजह से मैंने बड़ी मेहनत की और ईश्वर की दया थी, सबका आशीर्वाद था कि आईएएस में आई। आईएएस में आने के बाद भी मुझे लगा, मैं जब उड़ीसा काडर आई तो मुझे लगा कि बहुत पढ़ना चाहिए, बहुत जानना होगा। जगह नई थी, संस्कृति नई, सभ्यता नई, भाषा नई, सब कुछ नई, सारे जो नीति नियम कानून कार्यक्रम सब नए। बिहार से अलग है उड़ीसा, मानना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में जब आई तो बड़े चैलेंजेस थे, बहुत चैलेंजेस थे। मेरे जो बैचमेट्स थे जो उड़ीसा के थे उनको ज़्यादा प्राधान्य मिलता था। मैं आज खुल के बोलना चाहती हूँ। और मैं एक महिला थी, इसलिए मुझे लगता था हमेशा कि मुझे दरकिनार किया जा रहा है। उस समय भी मेरे मन में एक ज़िद्द थी। मैं आज अपने ज़िद्द की वजह से यहाँ बैठी हूँ। मेरे मन में एक ज़िद्द थी कि मैं उड़ीसा राज्य की बहुत योग्य प्रशासनिक अधिकारी बनूंगी। और ईश्वर की दया, बहुत मेहनत करने के बाद लोगों ने बड़ा सराहा। और आप देखिए, मैं दूसरी बार की सांसद हूँ। मैम, कहते हैं ना, हार्ड वर्क पेज ऑफ। आपकी स्टोरी देखकर एक अलग ही इंस्पिरेशन की एक प्रेरणा मिलती है। मैम, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। हाल में ही मैम UDISE की रिपोर्ट आई थी 2023-24 की। मैम, उसके हिसाब से जो उड़ीसा है वहाँ पर जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनमें से सिर्फ 30% टीचर्स ही ऐसे हैं जो स्किल्स बेस्ड लर्निंग को प्रमोट कर पा रहे हैं, या डिजिटल लिटरेसी में थोड़ा जो उनका साक्षरता का दर है थोड़ा सा कम है। तो मैम, ऐसे आगे चैलेंजेस तो रहते हैं डिजिटल लिटरेसी। तो मैम, ऐसे कौन से स्टेप्स आप आगे लेंगी या आपके दिमाग में ऐसे हैं जिनको आप चाहती हैं कि बिहार में या फिर पूरे भारत में इम्प्लीमेंट हो, जिससे कि डिजिटल लिटरेसी प्रमोट हो सके? बहुत अच्छा कहा आपने। देखिए, डिजिटल एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, हर सेक्टर में ज़रूरत है। अब दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है और हम किसके साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं? हम डेवलप्ड नेशंस के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा 2047 तक हम विकसित भारत हो जाएंगे इसकी बात करते हैं। तो विकसित भारत बनना हमारा लक्ष्य है। हम विकासशील देशों में अब नहीं रहना चाहते हैं। तो अगर हमें विकसित भारत बनना है तो मुझे लगता है डिजिटल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। और हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री में जितने भी स्टाफ हैं और जितने भी लोग उस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ज़मीन पर जितने भी लोग हैं उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं, सबको डिजिटली एम्पावर करना होगा और हमारे यूथ को एम्पावर करना होगा। बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि इसको तो कंपलसरी किया गया है, बहुत सारी जगहों पे कंपलसरी किया गया। पेपरलेस ऑफिसेज़ की हम बात करते हैं, लेकिन पढ़ाना भी ज़रूरी है और इसका सही उपयोग होना चाहिए। मुझे लगता है कि डिजिटल एम्पावरमेंट मतलब सोशल मीडिया ना बन के रह जाए।
सोशल मीडिया की ज़रूरत है, मना नहीं है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा एलिमेंट है, लेकिन उसका दुरुपयोग होता है, ये बहुत बुरा लगता है। तो मुझे लगता है कि हर एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को लेकर अगर हम चले तो अच्छा रहेगा, और स्ट्रैटेजिकली हमें मूव करना है, और सब कुछ संभव है। मैम, आप जब आईएएस नहीं थी तब आपके पास एक पावर थी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन आज आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपके पास पावर है जो पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की। तो आप क्या मानती हैं कौन सा रोल ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है? नहीं, दोनों अलग-अलग तरह के रोल हैं। मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी मन से काम किया, अपना 100% दिया, और अभी सांसद के तौर पे भी मैं उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर में अपना 100% दे रही हूँ, उड़ीसा राज्य को 100% दे रही हूँ, और लोकसभा में अपना 100% देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस भूमिका में रहें, आप स्टूडेंट हैं, तो एज ए स्टूडेंट आप अपना 100% दें। तो हम सबका एक ही दायित्व है, एक ही कर्तव्य है कि हम जो भूमिका में रहे हम अपना 100% दें, 100%। तो मैं जब भारतीय प्रशासनिक सेवा में थी तो उसका जो नेचर था, टेक्सचर था जॉब का, वो अलग था। वहाँ पर हमें पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने होते थे। मैं फाइल्स को लेकर जाती थी मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री के पास अप्रूवल के लिए। प्रधानमंत्री जी यहाँ थे, उनके अप्रूवल के लिए। लेकिन आप एक बार जब पॉलिसी मेकिंग में आ जाते हैं, अभी मैं पॉलिसी मेकर हूँ जी अभी बजट सत्र चल रहा है, लोकसभा का बजट सत्र, जी तो उसमें मैं बैठी थी। तो अभी हमें विभिन्न बिलों पर चर्चा करनी होती है। मैं वक्फ बिल का जो जेपीसी गठन हुआ था उसकी मैं मेंबर थी। अभी वक्फ बिल का रिपोर्ट हमने दिया है, 655 पेज का रिपोर्ट हमने दिया है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस भूमिका में जो हैं उन्हें अच्छा करना है, और मैं अभी बहुत ही, आई विल से, आई एम एन्जॉइंग माई जॉब। जो प्रोफाइल है बहुत अच्छा लग रहा है। हर बिल पर बोलना होता है। वक्फ बिल पर मुझे लगता है बहुत ही अच्छी चर्चा रही। हम लोग 112 घंटे हमने डिलिबरेट किया उस बिल पर। 44 क्लॉज थे, 44 संशोधन प्रधानमंत्री हमारी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। 44 प्रस्तावों पर जो संशोधन के प्रयास थे उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। तो बहुत ही अच्छा लगता है बिल्स पर बोलना है, बजट पर बोलना। अभी एनालिसिस ज़्यादा रहती है, विश्लेषण ज़्यादा रहता है। अभी ध्यान ये रहता है कि हमारी पॉलिसीज़ अच्छी बने। मैम, 2019 में पूरे देश ने देखा एक एक्स आईएएस ऑफिसर वर्सेस एक एक्स आईपीएस ऑफिसर। मैम, आप ग्राउंड पे तो रहे थे बट नॉट एज अ पॉलिटिशियन। मैम, बट इस बार आप 2019 में एज अ पॉलिटिशियन चुनाव लड़ा था। तो मैम, वो कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस था, कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो कहीं ना कहीं एक आईएएस की जो ड्यूटी थे उससे डिफ़र कर रहे थे? नहीं, देखिए, जो ब्यूरोक्रेट होता है ना, उसका नज़रिया अलग होता है। उससे लोग दूसरी तरह की अपेक्षाएं करते हैं। लेकिन जब हम पॉलिटिशियन हो जाते हैं तो मुझे लगता है अपनी व्यक्तित्व को भी 360 डिग्री बदलना पड़ता है। तो मैंने किया। मुझे लगता है कि अभी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण भुवनेश्वर के लोग हैं, एंड आई एम अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ भुवनेश्वर, एंड दैट इज़ वाई ऑल माई एक्शंस आर फोकस्ड ऑन the development and the progress of the people of my constituency and of Odisha. So that is my major concern, one. Number two, I want to be a very good speaker, and that is why God's grace I have been made the national spokesperson of my party. So I want to give again my 100% as the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party on the various TV channels. तीसरा मेरा काम है सही पॉलिसीज़ बनाना। तो लोकसभा के अंदर खड़े होकर बिल्स पर बोलना, बिल्स के बारे में चर्चा करना, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ में ढंग से बोलना, तो ये सब हमारे कार्य हैं। तो जिस कार्य में मैं हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और सही पॉलिसी बने और मेरे कंस्टिट्यूंसी के लोगों की सेवा हो, बहुत सारे विकास कार्य हों, उनका जो अभियोग है, उनके जो अभियोग रहते हैं, ग्रीवेंसेस रहते हैं, उन्हें सुना जाए और उसका समाधान हो, यही सब मेरे कार्य हैं। मैम, हाल में ही ASER रिपोर्ट है, एनुअल स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट 2024, वो साल के 2025 की शुरुआत में ही आई थी। मैम, उस रिपोर्ट के हिसाब से जो उड़ीसा है वहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें जो यूजेबल टॉयलेट्स हैं वो सिर्फ 73.1% है, बट इन 2022 इट वाज 82.1%, मतलब काफ़ी 9% से ज़्यादा थे। तो मैम, कुछ ना कुछ स्लाइटली मैल फंक्शनिंग हुई है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हुए हैं। तो मैम, आप इशू को, क्योंकि हम जैसे नहीं, आपने सही कहा। देखिए, क्या है कि ये सिर्फ उड़ीसा की बात नहीं है।
एज एन एमपी हम लोग या फिर एज एन एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोग बहुत सारे पॉलिसीज़ बना देते हैं। बड़ा काम होता है पॉलिसी को सही तरीके से कार्यान्वित करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि देयर शुड बी एब्सोल्युटली ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन। अगर आप मुझे पूछें तो मुझे लगता है कि ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन। तो हमेशा हमें ऑडिटिंग करनी होती है, करनी चाहिए, और ऑडिटिंग में जो भी निकला गलत, जो भी दोषी है उसे पकड़ा जाए। करेक्शंस हमें हर जगह करने हैं। सो इट इज़ ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। हम सीखते हैं और जो अच्छा काम हुआ उसे लाना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को लाना है। तो अगर कहीं गलतियाँ हुई हैं तो निश्चित तौर पर उसकी तफ्तीश हो और उसके बाद जो भी दायी है जिसकी वजह से यह हुआ उसे पकड़ा जाए और एक्शन लिया जाए। दंड तो ज़रूरी है, मुझे लगता है पुरस्कार के साथ साथ दंड होना चाहिए। मैम इसीलिए शायद आपको आईएएस में एंग्री वुमेन भी कहा जाता। ज़रूरी है। मैम सबसे अच्छी बात कि आपका ये जो टैगलाइन मिली हुई है, लेकिन शायद आज इसी की वजह से आपने इतने सारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो मनरेगा को इम्प्लीमेंटेशन में हो या फिर रूरल डेवलपमेंट के इम्प्लीमेंटेशन में, उसके डेवलपमेंट की बात हो, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। मैम इसी के मामले में मैं आपसे बस जानना चाहता हूँ, मैम जब आप जॉइंट सेक्रेटरी थी तो मैम उस पर्टिकुलर टाइम पे हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट को जो सबसे ज़्यादा नीड लग रही थी गर्ल एजुकेशन की, उसके कुछ सालों बाद ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी शुरुआत हुई। मैम कुछ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस होंगे प्रीवियस गवर्नमेंट्स की वजह से। सो मैम वो क्या चैलेंजेस थे जिससे कि कहीं ना कहीं जो करंट गवर्नमेंट थी, मतलब NDA 1 की जो गवर्नमेंट थी, उसको इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे थे? नहीं, देखिए हम लोगों ने एक काम किया। मनरेगा की बात मैं कर दूं, फिर मैं गर्ल्स एजुकेशन की बात करूंगी। मनरेगा में जब प्रधानमंत्री जी नए नए आए थे, मुझे याद है 26 मई 2014, मैं अधिकारी थी, मैं जॉइंट सेक्रेटरी थी जब वो आए थे। तो उन्हें मनरेगा अच्छा नहीं लगता था। इसलिए भी अच्छा नहीं लगता था कि मनरेगा में बहुत करप्शन था। UPA 2 की सरकार थी और जिस तरह से मनरेगा में काम होना चाहिए था नहीं हुआ। फिर मेरी खुशकिस्मती में आई, मनरेगा का दायित्व लिया। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से बहुत सारे आदेश आए, हम सबको आए, हमारे मंत्रालय को आए कि ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है। और फिर हमने प्लगिंग शुरू की। 25 राज्यों का हमने दौरा किया था। मैं जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर कहना चाहूँगी, 25 राज्यों का दौरा किया और समझा कहाँ गलतियाँ हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम गलतियों की बात करें तो समझना पड़ता है। तो समझा कि कहाँ गलतियाँ हैं और उसके बाद सबके सहयोग से हमने उसको, प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हमने उसको प्लगिंग करनी शुरू की। और उसके बाद आज के दिन देखिए मनरेगा में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब कोई अगर मजदूर बिहार के जमुई में काम कर रहा है तो उसके खाते में पैसा सीधा दिल्ली से जाता है। तो ये जो रास्ते में जो राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 100 पैसा भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है और 85 रह जाता है, तो वो अब नहीं होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। तो हमें टेक्नोलॉजी को लाना पड़ा, हमें इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ा, मॉनिटरिंग हमें बढ़ानी पड़ी। तो इस तरह करके हम लोगों ने बहुत सारे काम मनरेगा में किए। यहाँ तक गर्ल्स एजुकेशन का सवाल है, देखिए अभी भी मैं कहूँगी, मैं महिला हूँ, मैं जानती हूँ अभी भी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, लेकिन चेंजेस आ रहे हैं धीरे 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 धीरे। हमेशा मैंने कहा कि डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज अ प्रोसेस, या फिर मैं क्या, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस। अभी ऐसा कभी नहीं होता है कि एक आदेश आया और रातों रात सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। बट इट इज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली, इफ वी क्रिएट दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन द सोसाइटी, I think slowly and gradually, and if the motive is right, it's very important to have the right intention, the right motive, and the right kind of government which means business, which is a no-nonsense government, then I think things improve. And overall, I go with the feeling that people are very good. मैम बस आपसे एक लास्ट बात जाननी थी। जैसा कि आपने बताया कि आपकी फैमिली काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली थी, आपकी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन फिर मैम आपने वो सारी चीज़ें तोड़ी और मैम आपने लवासना में आपने जो आपके पार्टनर हैं उनको वहाँ पे चूज़ किया। तो मैम कुछ थोड़ी सी बताइए कैसे थी आपकी लव लाइफ? बिल्कुल, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पति भी मेरे बैचमेट हैं और वो अभी डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड है, एडिशनल सेक्रेटरी हैं 94 बैच। और मैं कहूँगी कि मैं जो भी कुछ हूँ आज उनकी वजह से हूँ। उनका भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहता है। बड़े ही सुलझे हुए व्यक्तित्व है और वो अतिरिक्त सचिव हैं भारत सरकार में
और मैं सांसद हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जहाँ एक दूसरे के लिए आदर की भावना रहती है, सम्मान की भावना रहती है, प्रेम की भावना रहती है, तो कोई असुविधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरी प्रगति से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी प्रगति से मुझे खुशी मिलती है। तो कहीं ना कहीं बहुत अंडरस्टैंडिंग और परिपक्वता की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम किसी भी अपने मैरिटल रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं या सुंदर बनाना चाहते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ही परिपक्वता की ज़रूरत है और सम्मान की ज़रूरत है। एक दूसरे के प्रति सम्मान हो और अंडरस्टैंडिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखा दोस्तों, हम लोग ने आज जाना कैसे एक आईएएस ऑफिसर की ज़िंदगी और कैसे एक पॉलिटिशियन की ज़िंदगी में डिफरेंस होता है। लोगों को सिर्फ लाइमलाइट दिखती है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो नहीं दिखती है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। देखते रहिए द स्टूडेंट।